जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला पोर्शन कवर कर लिया है और फाइनली हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व, मतलब सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये इस चैप्टर में हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे 2 या 3 वीडियो में। ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस पोर्शन का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। चैप्टर का नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म का मतलब क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ के बारे में जो हम विचार रखते हैं, जो हमारी अनुभव होता है, ठीक है, हमारी जो सोच होता है, ये सब उसमें दर्शाया जाता है। पर्सनालिटी क्या होता है? तो पर्सनालिटी जो समाज के सामने हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं, एक तरह से हमारे अंदर जो अस्थायित्व, विचार, अनुभव, ये सब होते हैं जो समाज के सामने हम एक तरह से अपने आप को रखते हैं। उसी के आधार पे आपके बारे में व्यक्ति जो विचार रखता है या जो एक तरह से आपका छवि अपने दिमाग में रखता है, वही होता है एक तरह से पर्सनालिटी। तो इस चैप्टर में मुख्य तौर से हमें अपने अंदर की जो चीजें होती हैं उसके बारे में जानना है। और पर्सनालिटी को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में, कई भागों में डिवाइड करके एक तरह से समझाया, बताया है, उसको पढ़ेंगे। और कितने प्रकार की पर्सनालिटी वगैरह में व्यक्तियों को रखा गया है, ये भी सारी इसमें पढ़ेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी और आत्मा को लेके अपनी अपनी विचारधाराओं को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। उन सारे चीजों को इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आत्म एवं व्यक्तित्व, जिसका मतलब था सेल्फ एंड पर्सनालिटी, खुद और खुद की पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। जिसमें पिछले चैप्टर में हमने कवर कर लिया था साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो साइकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, एक साइके और दूसरा लोगोस। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी आत्म का अध्ययन एक तरह से साइकोलॉजी है, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर ओके। चैप्टर का नाम आत्म एवं व्यक्तित्व। तो जाहिर सी बात है आत्म से शुरू होगा। आत्म क्या होता है? तो आत्म का मतलब सीधा होता है हमारे जो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, सोच होते हैं, ये सारे आत्म के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो, आत्म एक व्यक्ति जो अपने बारे में विचार जो रखता है, भाई मतलब अपने बारे में हम लोग विचार रखते हैं ना कि हम किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं या किस सोच के व्यक्ति हैं, या हम अपने विचार में कैसे हैं, वो चीज आ जाता है। अनुभव भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि हमारा अनुभव, खुद का अनुभव क्या है, ठीक है, हम खुद आंकते हैं, ओके, ये आ जाता है। और हमारी सोच, ये सब चीज इसमें शामिल किया जाता है, उसे ही एक तरह से आत्म कहा जाता है, ठीक है, आत्म कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने बारे में विचार, अनुभव और सोच रखता है, उसे ही आत्म कहा जाता है। अब देख लेते हैं व्यक्तित्व। फर्स्ट चैप्टर में व्यक्तित्व को बहुत बढ़िया से हम लोगों ने कवर किया था। अगर व्यक्तित्व का अर्थ पूछ दे एग्जाम में और व्यक्तित्व क्या होता है, तो वहीं से आप लोग कवर कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे दोनों लिखना होगा, जैसे कि व्यक्तित्व हम बता रहे हो और एक मनोवैज्ञानिक है अल्पोर्ट, उन्होंने भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। ये दोनों चीजें अगर लिखोगे 2 नंबर में तो अच्छा खासा नंबर दे देगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। हम ये जो भी थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं हूबहू एनसीईआरटी पे आधारित है, लैंग्वेज भी एनसीईआरटी पे आधारित है और जो कंटेंट है वो भी एनसीईआरटी से ही कवर किया गया है। तो जो एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे सेम यही बढ़िया से समझ के अगर एग्जाम में लिखते हैं तो उसका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था तो उससे अच्छे से पता है, हम लोग को अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर आप ये बढ़िया से कवर कर लिए तो इससे बाहर तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और सेम पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस पे आप जो पढ़िएगा ना और उसको एग्जाम में लिख के आइएगा ना, उसमें से नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है कोई टीचर आपको बहुत बढ़िया से अलग लैंग्वेज में समझा दे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है साइकोलॉजी का, जो क्वेश्चन दिया है उसका सही मतलब वो बता पा रहा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर सही मतलब और आसान भाषा में समझा पा रहा है तो तब तो आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है वो अलग लैंग्वेज में समझाए जो खुद एग्जामिनर को अच्छे से बता नहीं पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो किसी काम का नहीं है, उसमें से नंबर कट जाता है। लेकिन ये जो थ्योरी हम दे रहे हैं इस टाइप से अगर समझ के आप लोग कवर कर लीजिएगा तो यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलो व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो व्यक्तित्व को परिस्थितियों, व्यक्तियों के प्रति अनुक्रिया करने की विशेष ढंग
या तरीका के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित किया है, तो परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति अनुक्रिया, व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया। जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई हो सकता है संकट वाली परिस्थिति आ जाए, बहुत खुश होने वाली परिस्थिति आ जाए, डिपेंड करता है कि परिस्थिति किस प्रकार का है। तो उस परिस्थिति के सामने हम अपने आप से कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कैसी अनुक्रिया कर रहे हैं उस परिस्थिति में। मान लो हमारे सामने शेर आ जाए, ठीक है, तो हम एकदम से डर जा रहे हैं, घबरा के भागने लग रहे हैं, या उसको से सामना करने के लिए कुछ तरीका अपना रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस पे, आपके पर्सनालिटी पे, ठीक है। या आपको 10-20 लोगों 50 लोगों के सामने अगर बोलने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, संबोधित करने के लिए कह दिया जाए, तो वो वहां पे आप कैसी अनुक्रिया कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी पे, ठीक है। यानी कि परिस्थिति के अनुसार ही आपका जैसा पर्सनालिटी रहेगा, उसी के अनुसार आप एक तरह से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, दोनों एक ही चीज होता करते हैं आप। वैसे ही किसी व्यक्ति के सामने आप व्यक्ति के सामने कुछ बोलना हो, बात करना हो, कुछ कहना हो, तो कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी पे। ओके, तो यही होता है पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति अनुक्रिया करने के जो विशेष ढंग होते हैं ना, ढंग या तरीका, उसी के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको, तो व्यक्तित्व को। अब एक मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट के अनुसार देख लेते हैं व्यक्तित्व को। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गत्यात्मक संगठन है, तत्वों का, ठीक है, मनोशारीरिक तत्वों का एक तरह से गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यहाँ सीधा कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी आपके अंदर जो गति कर रहा है, जैसे मन गति करता है, मन में कोई बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, आपने कुछ दृश्य देखा, आपने आंख से देखा, आंख से संदेश गया दिमाग में, तो दिमाग भी गति करने लग गया। दिमाग भी गति किस आधार पे कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी के आधार पे। आपके पर्सनालिटी का विकास कितने लेवल का है, उसी लेवल के आधार पे आप जो दृश्य देखे हैं उसको लेके वो गति कर रहा है। और जब दिमाग गति करेगा तो उसके साथ साथ शरीर का भी अंग गति करने लगेंगे। जैसे आप सांप देख लिए, सांप, आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि आप सांप देखते हैं तो डर जाते हैं, या सांप देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, या कुछ और प्रकार का व्यक्तित्व है, तो उसी प्रकार की आप क्रिया करने लगिए। तो जाहिर सी बात है, तो यानी कि यही एक तरह से क्या यहाँ क्या कह रहा है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गत्यात्मक संगठन है। मनोशारीरिक मन और शरीर का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अपूर्व, ठीक है, जो अभी आया नहीं है वातावरण में, जो आपके भविष्य में जो चीजें आने वाली है उसके प्रति आप क्रिया करते हैं, वही है एक तरह से पर्सनालिटी। आगे की बात करते हैं आत्मसंप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय क्या होता है, तो आत्मसंप्रत्यय का मतलब होता है कि अपने बारे में धारणा या विचार रखना। जो हम अपने बारे में विचार रखते हैं, खुद विचार रखते हैं, ठीक है, आत्मधारणा, ठीक है, अपने बारे में विचार रखते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारे पास क्या अनुभव है, मतलब हम किस लेवल के इंसान हैं, वही क्या है, वही एक तरह से आत्मधारणा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं आत्मधारणा की। तो यह व्यक्ति का अपने स्वयं के बारे में दृष्टिकोण है, स्वयं के बारे में हमारा नजरिया जो है वही है। वस्तुतः आत्मसंप्रत्यय उन सब का कुल योग है जिसे वह अपना कह सकता है। यानी अपने अंदर जो कुछ भी है, जितना कुछ है जिसे आप अपना कह सकते हैं, वही एक तरह से आत्मसंप्रत्यय है। ओके, उन सब का क्या मतलब हो जाता है, तो जैसे कि उन सब का अभिप्राय होता है उन प्रत्यक्ष करणों, यानी कि आप समाज के सामने अपने आप को कैसे कैसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो भी आपका आत्मा है। ठीक है, आपके आत्मा का विकास कितना हुआ है उसी के आधार पे तो आप अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी 2-4 लोगों से बात करते हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो आपके आत्म विकास के आधार पे ही होता है। आपका जितना आत्म विकास हुआ रहेगा उतना ही बढ़िया तरीके से समाज के साथ व्यवहार में एक तरह से प्रत्यक्षता दिखाई देगा। मतलब व्यवहार सही तरीके से होगा या गलत तरीके से होगा, वो आपके आत्म के विकास पे डिपेंड करता है। वैसे ही आपका जो विश्वास होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वो भी एक आत्मधारणा ही है।
आपका वैल्यू, आप कितना वैल्यू देते हैं अपने आप को, वो भी आत्मधारणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किनको व्यक्ति अपनी विशेषताओं के भाग के रूप में देखता है, वही होता है क्या, आत्म संप्रत्यय। अब देखते हैं व्यक्तिगत अनन्यता क्या होती है। व्यक्तिगत अनन्यता यानी कि आत्म पहचान की बात कर रहा है। व्यक्तिगत अनन्यता, अनन्यता का मतलब क्या होता है, पहचान, और व्यक्तिगत का मतलब खुद, यानी आत्म पहचान की बात कर रहा है। आत्म पहचान को परिभाषित यहाँ पे करना है, यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इसका तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। यानी आपके अंदर वो विशेषताएं हैं, वो गुण हैं जिसके आधार पे आप दूसरे से अपने आप को अलग करते हैं, वही आपकी आत्म पहचान हो गई है। ठीक है, व्यक्तिगत अनन्यता उसी को कहते हैं, यानी पर्सनल पहचान। ठीक है, ये हो सकता है शारीरिक आधार पे भी हो और मानसिक आधार पे भी हो। शारीरिक आधार पे कैसे होता है, तो हो सकता है आप बहुत सुंदर हो, या बहुत गोरा, बहुत काला हो, या बहुत लंबा मोटा हो, इसके आधार पे भी आप भिन्न हैं, तो आपकी भिन्न पहचान बनेगी। या आपके बुद्धि के आधार पे, जैसे मानसिक आधार पे बुद्धि हो गया, अनुभव हो गया, पर्सनालिटी हो गया, इसके आधार पे भी आप एक तरह से आत्म पहचान समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मेरा नाम मनोज है, ये मेरी आत्म पहचान है, और एक मैं ईमानदार हूं, ये मेरी विशेषता है, ये भी मेरा आत्म पहचान है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक अनन्यता की। सामाजिक पहचान, पहले हम लोग आत्म पहचान की बात किए, अब सामाजिक पहचान की बात करते हैं। सोशल आइडेंटिफाई, ओके, सोशल आइडेंटिटी यहाँ टी रहेगा। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी, इसका तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से जोड़ते हैं। अगर आप किसी संस्कृति या किसी समूह से नहीं जुड़े हैं, तो यानी कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो यानी कि आपका वो व्यक्तिगत पहचान हो गया। लेकिन आप किसी समाज से जुड़ के रहते हैं, किसी संस्कृति से जुड़ के रहते हैं, तो उसी के अनुसार आपकी पहचान बनती है। उसी संस्कृति और उसी समाज के आधार पे आपकी पहचान बनती है, तो वही हो जाता है क्या, एक तरह से सामाजिक अनन्यता, यानी कि सामाजिक पहचान। जैसे क्या हो जाता है कि मैं एक हिंदू हूँ। ठीक है, हिंदू एक किसी एक व्यक्ति का बारे में नहीं बता रहा है, एक समाज के बारे में बता रहा है, और उससे जुड़ के, और हिंदू का एक अपना अलग संस्कृति होता है, उस संस्कृति से भी आप जुड़े हुए, तो आपकी पहचान बन जाती है। जैसे अथवा ये भी हो सकता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ, तो आप एक समूह को दर्शा रहे हैं, यानी कि आप एक समाज को दर्शा रहे हैं, और उसी समाज के आधार पे आपके अंदर संस्कृति का विकास हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये सामाजिक अनन्यता हो जाती है। जैसे वह एक हिंदू है, अथवा मुस्लिम है, अथवा उत्तर भारतीय है, अथवा आदिवासी है, ये उसकी क्या है, वो उसकी सामाजिक पहचान है, वो इसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, सामाजिक पहचान। अनन्यता का मतलब पहचान होता है। ठीक है, आगे की बात कर ले हम लोग, आगे की बात करें तो अब आता है क्या, तो आत्मगत रूप में आत्म और वस्तुगत रूप में आत्म। आत्म को यहाँ दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, फिर आत्म के प्रकार पढ़ेंगे। पहले आत्मगत रूप में आत्म, ठीक है, आत्मगत रूप में आत्म और व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, वस्तुगत रूप में आत्म। जैसे आत्मगत रूप में आत्म क्या होता है, तो इसमें आप अपने आप को कर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब आप अपने बारे में सोचते हैं, जो विचार रखते हैं, वही हो जाता है व्यक्तिगत आत्म। दूसरा कोई आपके बारे में सोचता है, दूसरे से आप प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से वस्तुगत आत्म। ठीक है, तो एक में खुद को कर्ता बताते हैं और दूसरे में आप खुद को कर्म बताते हैं, कर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यही हो जाता है। आत्मगत रूप में क्या होता है, तो आत्म को दो रूपों में व्यक्त किया गया है, एक क्या है आत्मगत रूप और एक हो जाता है वस्तुगत रूप। इसमें व्यक्ति खुद को कर्ता के रूप में व्यक्त करता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये मेरा आत्मगत रूप है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। और वस्तुगत रूप देख लीजिए, इसमें व्यक्ति खुद परिणाम या कर्म के रूप में व्यक्त करता है। जैसे मैं आलिया भट्ट को देख के होश खो देता हूँ, यानी आलिया भट्ट मुझे एक वस्तु के रूप में ट्रीट कर रही है, वो मुझे मेरा होश खो देना चाहती है, मतलब चाहती है कि मैं अपना होश खो दूँ,
तो वो हमारे सामने आ जाएगी तो हम उसको देख के होश खो देंगे, यानी वो वस्तु की तरह हमारे साथ ट्रीट कर रही है कि ना। ये क्या हो जाता है, ये वस्तुगत रूप हो जाता है। आगे की बात करें तो आत्म के प्रकार, ठीक है, आत्म के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे आत्म को दो भागों में यहाँ पे भी डिवाइड करके पढ़ा गया, ठीक है। पहला व्यक्तिगत आत्म और दूसरा सामाजिक आत्म। ओके, व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म, ये एग्जाम में बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए पहले हम लोग, हालांकि पहले हम लोग को क्या देखना है, तो व्यक्तिगत आत्म क्या होता है। तो इसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है, यानी कि आपसे जो चीजें रिलेट करती हैं, आपसे जो चीजें संबंधित है, वही इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत आत्म में। जैसे आपका खुद का अनुभव हो गया, खुद की पहचान हो गई, खुद के इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे जो आपके बारे में दर्शाता है। मतलब आपकी इंटरेस्ट, आपकी पहचान, आपका पसंद, ये सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत आत्म में आ जाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी, ये किस में आ जाएंगे, तो व्यक्तिगत आत्म के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तो पर्सनल आजादी है ना भाई, मेरा पर्सनल, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, ठीक है। वैसे ही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आ जाता है। जैसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में आपका उत्तरदायित्व है कि आप रोज रोज पढ़िएगा तो अच्छा मार्क लाइएगा, तो आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना, आप ही ना पढ़िएगा और वो रिजल्ट जो आएगा वो आप ही का आएगा ना, इसमें दूसरे को तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो गया आपका, वो आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। वैसे ही व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, ये भी एक तरह से व्यक्तिगत आत्म के अंतर्गत आ जाता है। व्यक्तिगत उपलब्धि का मतलब आप अगर अच्छा पढ़ाई करिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि में शामिल होगी। ये नहीं कि फैमिली उपलब्धि में शामिल हो जाएगी, नहीं। आपने अगर 100 में 99% मार्क्स लाए तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ना कि फैमिली उपलब्धि है। कोई उससे आपकी पहचान दर्शाएगा कि ये बालक बहुत इंटेलिजेंट है, 100 में 99% लाया है, ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिगत उपलब्धि हो जाती है। ओके, वैसे ही आ जाता है व्यक्तिगत जो सुख सुविधाएं हैं, ये भी इसमें शामिल की जाती है। अब आते हैं किसमें, तो अब आ जाते हैं सामाजिक आत्म में। सामाजिक आत्म क्या होता है, सामाजिक आत्म की बात करें तो इसमें व्यक्ति दूसरों के संबंध में अभिव्यक्त करता है। वहां पे अपने संबंध में अभिव्यक्त कर रहा था व्यक्ति, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ उपलब्धि मतलब व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत अनुभव, वो सारी चीजों को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ दूसरे के बारे में व्यक्त कर रहा है, यानी समाज को लेके यहाँ चल रहा है, ठीक है। इसमें व्यक्ति दूसरों के संबंध में अभिव्यक्त करता है, यानी अपने को प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या होता है, तो सहयोग वाली भावना होती है। सहयोग, आप किसी को एक तरह से दुख में देखिएगा, किसी कष्ट में, उसके कष्ट चाहिएगा कि उसका कष्ट का निवारण हो, तो उसके लिए कुछ सहयोग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिगत आत्म में आ जाएगा। मतलब उससे आपको ही संतुष्टि मिली ना, सहयोग आप कीजिएगा दूसरे का तो उससे आपको संतुष्टि मिली। वैसे ही एकता आ जाता है इसमें, संबंध स्थापित किसी से करते हैं तो वो भी सामाजिक आत्म में आ जाता है। आप अकेले तो अपने आप से संबंध स्थापित नहीं कर रहे, समाज में कोई व्यक्ति है तो उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो आ जाएगा। त्याग, किसी के लिए कोई त्याग है, वो आ जाएगा। समर्थन, जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है, किसमें, तो सामाजिक आत्म में। इसे पारिवारिक अथवा संबंधात्मक आत्म के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो, एक से अधिक व्यक्ति जो होगा वो तो सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो पारिवारिक मतलब इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो व्यक्तिगत से तो ये अलग हो गया ना, ये अब सामाजिक में आ गया। तो परिवार भी क्या है, सामाजिक आत्म के अंतर्गत आ जाता है। या आप किसी से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, एक आपका अब एक से बहु परिवार के तौर पे आपको देखा जाता है, तो किस में आ जाएगा, तो सामाजिक आत्म में आ जाता है। अब आते हैं आत्म के संज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक पक्ष में। इसमें क्या देखना है, तो आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा, दोनों का मतलब एक ही होता है। संप्रत्यय का मतलब धारणा होता है, ठीक है। यहाँ 2 नंबर में ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आत्मधारणा किसे कहते हैं, आत्म संप्रत्यय क्या है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं किसके सामने, समाज के सामने, ठीक है, या ठीक है,
अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में विचार रखते हैं, उसी को आत्म प्रत्यक्ष या आत्मधारणा कहते हैं। मतलब हम अपने बारे में जो विचार रखते हैं, उसी विचार के आधार पे हम समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, या यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारे अपने विचार हैं, अपने अनुभव हैं, या अपने बारे में हम जो सोच रखे हुए हैं, वही क्या है, आत्मधारणा के अंतर्गत आ जाती है। आत्मधारणा के अंतर्गत आ जाती है। अब देख लेते हैं आत्मसम्मान क्या होता है। आत्मसम्मान तो बहुत जाना पहचाना शब्द दिख रहा है। ठीक है, आत्मसम्मान है ना, व्यक्ति अपने बारे में जो मूल्य और अपनी योग्यता के बारे में जो आकलन करते रहते हैं, उसे ही आत्मसम्मान कहते हैं। यानी आप अपना वैल्यू अपने आप को कितना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आपका आत्मसम्मान निर्धारित होगा खुद की नज़र में, है ना। और समाज के सामने अगर आप अपना सम्मान चाहते हैं कि समाज पहले सम्मान करे हमारा, पहले आपको आत्मसम्मान का निर्धारण तो करना पड़ेगा कि भैया इतना हमको सम्मान चाहिए, इसी लेवल के हैं, इस सम्मान के हकदार हैं हम। तो किस पे डिपेंड करता है वो सम्मान, आपके वैल्यू पे, आपके मूल्य पे, या अपनी योग्यता के बारे में जो आकलन करते रहते हैं कि हमारी योग्यता क्या है। हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमारी योग्यता क्या है, और किस योग्यता के आधार पे समाज हमारा सम्मान करेगा, उसी के आधार पे आप अपने सम्मान का लेवल एक तय करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें आ जाता है, उसे ही आत्मसम्मान कहा जाता है। अब देखो, अध्ययनों से पता चला है कि 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें आत्मसम्मान का विकास इन 4 आधारों पे होता है। इन 4 आधारों पे आत्मसम्मान का विकास होता है। वो कौन कौन से हो जाते हैं? एक शैक्षणिक क्षमता, शैक्षणिक पढ़ने लिखने में कितना तेज है, कितना कमजोर है, उसके आधार पे भी उसको सम्मानित किया जाता है, तो उसके आधार पे भी उसका सम्मान का लेवल तय होता है। ठीक है, सामाजिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, समाज में वो अपनी छवि किस प्रकार विकसित करता है। समाज में मान लो समाज के लोग देखते हैं तो एक आकलन लगाते हैं ना कि आपका बुद्धि कितना होगा, आप कितने तेज बच्चे हैं, उसके आधार पे भी आपका आत्मसम्मान तय होता है। शारीरिक क्षमता कैसी है, आप दुबले पतले कमजोर हैं, बॉडी बिल्डर हट्ठे काठे हैं, उसके आधार पे भी शारीरिक एक तरह से सम्मान, आपका आत्मसम्मान तय होता है। या खेल कूद वगैरह में आपका शरीर कितना काम करता है, कितने अच्छे हैं, उस पर भी आधारित होता है। तो शारीरिक क्षमता, खेल कूद संबंधी क्षमता, और शारीरिक रूप। शारीरिक रूप क्या, तो शारीरिक रूप जैसे आप सुंदर हैं या कुरूप हैं, गोरे हैं, काले हैं, मतलब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपके शारीरिक रूप का भी विकास होता जाता है, उसके आधार पर भी आपका सम्मान तय किया जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आत्मनियमन क्या होता है। आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, तो आप मान लो एक दिन में 24 घंटा है, 24 घंटा है, तो 24 घंटा को कैसे आप मैनेज करोगे, सेल्फ रेगुलेट कैसे करोगे, वही होता है। जैसे आप 8 घंटा सोते हो, 8-10 घंटा पढ़ते हो, 2-3 घंटा खाने, बाथरूम जाने, नहाने धोने, इन सब में नष्ट कर देते हो, उसके बाद जो समय बचता है उसको किस प्रकार से मैनेज आप कर रहे हैं, वो आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन में। आत्मनियंत्रण में भी ये चीजें आप देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ रेगुलेशन, इसका तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित या मॉनिटर करने की योग्यता है। मॉनिटर करने की योग्यता, संगठित या मॉनिटर करने की योग्यता। यदि आप आत्मनियमन करना चाहते हैं, सेल्फ रेगुलेट करना चाहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा 24 घंटा की हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो आत्मनियमन के। अब आते हैं आत्मनियंत्रण। पहले आत्मनियमन किया जाता है कि हम भाई रेगुलेट करते हैं कि 24 घंटा में हम लोग क्या करते हैं, तो आत्मनियमन करने के बाद ही तो आत्मनियंत्रण कर पाइएगा। जैसे आप 24 घंटा में तय करते हैं, जैसे 8 घंटा आप सो लिए, उसके बाद 8 घंटा आप पढ़ लिए, 8 घंटा बाकी बचा, उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं, ये हो गया आत्मनियमन। अब आपको पता चल गया कि हम मतलब 24 घंटा क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, अपने आप को नियंत्रित कीजिएगा, वही तो हो जाएगा आत्मनियंत्रण। तो आवश्यकताओं के परितोषण, परितोषण का मतलब होता है संतुष्टि, एक तरह से
आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित या स्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही एक तरह से आत्मनियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी आवश्यकता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि को आप विलंबित कर देते हैं। मतलब आपको आवश्यकता अभी क्या है कि हमको पानी पूरी खाना है, हमको क्या खाना है, कुछ भी खाना है, ठीक है। तो आपकी अभी क्या है, संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आप करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसको स्थगित कर देते हैं कि भैया नहीं खाएंगे, या विलंबित कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं खाएंगे, कुछ देर बाद खाएंगे। दो चीजें कर सकते हैं, या तो स्थगित कर देंगे या निलंबित कर देंगे। मतलब थोड़ा निलंबित करने का मतलब कुछ देर के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, ये अभी नहीं खाइएगा, बाद में खा लीजिएगा, ठीक है। तो वही आत्मनियंत्रण हो गया। यानी कि नियंत्रण तो हुआ ना, एगो विलंबन के तरीके से, एगो स्थगित करने के तरीके से, दो तरीके से तरह से नियंत्रण किया गया। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए, लेकिन यहाँ दो चीजें रिलेट करती हैं। जैसे आत्मनियमन हो गया, आत्मनियमन का मतलब 24 घंटा को निरीक्षण किए कि 24 घंटा में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे काम भी करते होंगे, कुछ बुरे काम करते होंगे। तो यहाँ आत्मनियंत्रण करने के लिए आपको बुरे कामों को स्टॉप करना होगा, स्टॉप, उसको रोक देना होगा। वहां पे कुछ अच्छा काम करना होगा जो आपके भविष्य को तय करे, आपको भविष्य को अच्छा बनाए, वो चीजें इसमें शामिल होती हैं आत्मनियंत्रण। ओके अब देख लेते हैं आत्मनियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीकें सुझाई गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये जरूरी भी है, आप लोगों को जरूरी भी है आत्मनियंत्रण करने के लिए, ये चीज पढ़ना बहुत आवश्यक है बउआ, ठीक है, कि किस तरीके से आत्मनियंत्रण किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, तो अपने आप का प्रेक्षण करना। आत्मनियंत्रण के लिए अपने आप का प्रेक्षण करना कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, प्रेक्षण कीजिएगा। 24 घंटा में देखिएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कीजिए, ठीक है। और आत्म अनुदेशन कीजिए। आत्म अनुदेशन मतलब हमको नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, हमको सही काम करना है, वही होता है आत्म अनुदेशन। ओके, तो उसके बाद एक और आ जाता है, ठीक है, आत्म प्रबलन। पहले क्या होता है, अपने आप को प्रेक्षण करना, मतलब अपने प्रेक्षण कीजिए कि भैया हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो उसमें से गलत को छांट देना, जैसे अनुदेश दे देना कि भैया आप गलत ना करोगे, अब आप गलत टाइम की जगह पे सही काम करोगे, तो फिर ये हो जाता है। तो फिर आ जाता है आपका आत्म प्रबलन। अगर सही दिशा में प्रयास करोगे, काम करोगे, तो आप तो सफल होगे ही। और जब आप सफल होगे ना, सफल होने के बाद आप अपने आप को पुरस्कृत करोगे। पुरस्कृत करने के लिए मान लो आपने अभी क्या किया, आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप सफल हो गए, जितना सोचे थे उतना मार्क्स आ गया, तो आप अपने आप को पुरस्कृत करने के लिए दोस्तों को पार्टी दीजिएगा, या मूवी देखने जाइएगा, या कहीं टूर पे घूमने चले जाइएगा। ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, आत्मनियंत्रण के अंतर्गत। तो देख लेते हैं अपने आप का प्रेक्षण। यह एक तकनीकी है जिसके द्वारा आत्म के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित तथा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। यहाँ अपने जैसे क्या करना है, तो अपने जो खुद के जो विभिन्न पक्ष हैं उसको परिवर्तित करना हो, जैसे सही पक्ष, गलत पक्ष, मतलब गलत कार्य कर रहे हैं उसको सही पक्ष में परिवर्तित करना हो, ठीक है। अपने आप को सशक्त करना हो, जैसे हम बहुत लापरवाह हैं, बहुत आलसी हैं, तो उस निकम्मेपन, आलसीपन को अपने अंदर से निकालना हो, तो उसके लिए पहले आपको सूचनाएं इकट्ठा करनी पड़ेगी ना अपने बारे में, कि हम किस प्रकार से आलस्यपन दिखा रहे हैं, या किस प्रकार से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी सूचनाओं को इकट्ठा करना, फिर उस पे काम करना, यानी कि आत्म अनुदेशन करना। इस तकनीकी में हम प्रायः अपने आप को कुछ करने तथा मनोवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद आत्म प्रबलन। आत्म प्रबलन यह तीसरी तकनीकी है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार जिनके परिणाम सुखद होते हैं तो उसे पुरस्कृत करते हैं। अभी बताए हैं आत्म प्रबलन,
यानी कि हम कुछ काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब प्रबलन, पूरा बल देने के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। उसके अंतर्गत या तो दोस्तों को पार्टी देते हैं, या खुद को अकेले पार्टी देते हैं, या मूवी देखने जाते हैं, या कुछ अन्य कामों से पुरस्कृत करते हैं, वो हो जाता है आत्म प्रबल। अब देख लेते हैं संस्कृति तथा आत्म, इन दोनों में अंतर करके देख लेते हैं। तो इसमें कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के आत्म और समूह में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर। पाश्चात्य संस्कृति क्या होता है, तो भारतीय संस्कृति से अलग जितने भी संस्कृति हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री की संस्कृति, यूरोपीय है ना, यूरोप, अमेरिका, इन सब की जो संस्कृति है उसको पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। ये जो है हमारे यहाँ की संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। चलो, आत्म एवं समूह अलग अलग होते हैं, किसमें, पाश्चात्य संस्कृति में। इसमें आत्म अलग होता है और समूह अलग होता है। काहे ये कहा गया है आत्मा और समूह अलग होते हैं, किसमें, पाश्चात्य संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति में इन दोनों को एक दूसरे से संबंध मतलब बताया गया है कि ये एक दूसरे से, जैसे आत्मा और समूह, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कहने का यहाँ सीधा मतलब है कि यहाँ आत्म और समूह अलग अलग होते हैं। मतलब देखो, आप शहर देख लीजिएगा और गांव देख लीजिएगा, तो वैसे ही एगो वेस्टर्न कंट्री मार लीजिएगा, एगो अपना देश मार लीजिएगा। शहर में क्या होता है, एक लोग दूसरे लोग से उतना ज्यादा मतलब नहीं रखते, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है उससे उसको मतलब जब नहीं रहेगा तो उससे प्रभावित भी नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब समूह वो अलग है, हम अलग हैं। वैसे गांव वाले समूह होता है ना, वहां एक दूसरे से लोग मतलब रखते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती बुराई भी बतियाते हैं, उसका एक तरह से अच्छा काम किया तो उसकी अच्छाई भी बतियाते हैं। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर समूह परिवर्तित होता है ना तो आत्म में खुद में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी समूह से आप प्रभावित होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। और दूसरा बात कर लें हम लोग, इसमें व्यक्तित्व व्यक्तिवादी होता है। इसका व्यक्तित्व यानी जो होता है पर्सनालिटी, वो पर्सनल होता है, पर्सनल पर्सनालिटी होता है। लेकिन इसमें जो पर्सनालिटी होता है वो समूह पे आधारित होता है, समूह आपके पर्सनालिटी को तय करता है, ठीक है। इसमें व्यक्तित्व सामूहिकवादी होता है। आगे की बात कर लेते हैं अब। तो व्यक्तित्व का संप्रत्यय, यहाँ व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ इकट्ठा करते हैं। तो देखो, व्यक्तित्व एक लैटिन शब्द है। ये क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तित्व किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है परसोना। देखो, लैटिन शब्द में व्यक्तित्व को परसोना से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। परसोना मतलब लैटिन शब्द में व्यक्तित्व को परसोना कहते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा क्या, जो चेहरे के ऊपर हम लोग पहन लेते हैं, नकाब मतलब छिपा लेते हैं अपने ओरिजिनल चेहरे को, ओरिजिनल चीजों को छुपा लेते हैं, वही होता है मुखौटा, है ना। यानी कि परसोना, PERSO यानी परसोना, वो वाला सोना नहीं, ठीक है। अब देख लो, व्यक्तित्व इसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। ये तो शुरू में ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं संक्षेप में। व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि आप व्यक्तित्व को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व उतना छोटा चीज नहीं है जिसके बारे में आप एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट शब्द परिभाषा दे सकते हैं। इसको अधोलिखित रूप में रखा गया है, मतलब आधा सही है आधा गलत हो सकता है। किसी की पर्सनालिटी को इतना एग्जैक्ट 100% आप तय नहीं कर सकते कि वो किस पर्सनालिटी का व्यक्ति है, इसीलिए इसका फुल परिभाषा तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ टिप्स बताए गए हैं जिसके आधार पे आप किसी पर्सनालिटी को आंक सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत, पर्सनालिटी के अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक शामिल होते हैं, दोनों ही घटक। कहने का सीधा मतलब है आप किसी की पर्सनालिटी 2 आधार पे तय कर सकते हैं। एक शारीरिक के आधार पे, शारीरिक बनावट, जैसे उसका कैसा है, बाल हेयर वर कैसे कटवाया है, कैसे मतलब पहनावा उसका कैसे है, गले में सिक्कड़ पहना है या ब्रेसलेट पहना है, उस आधार पे आप
उसकी पर्सनालिटी तय कर देते हैं, यानी शारीरिक आधार पे। और एक होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप किसी की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। जैसे तो उसकी बुद्धि कितनी विकसित है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये सब कैसी है, मानसिक यानी मनोविज्ञान से संबंधित है। शरीर से उसको लेना देना नहीं है, उसके बुद्धि अनुभव से लेना देना। इसके आधार पे भी आपकी पर्सनालिटी तय होती है। ठीक है, अब देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। यहाँ क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। मतलब सीधा कह रहा है कि आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आधार पे आपके पर्सनालिटी की पहचान की जाती है। आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आधार पे वो व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी को जज कर लेता है। तीसरा देखते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ क्या कह रहा है कि जो आपके अंदर अस्थाई पर्सनालिटी है, जो आपके अंदर बचपने से कूट कूट के भरा है, वो समय के साथ बदलती नहीं है, ये अस्थाई होती है हमारे अंदर। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह इस अर्थ में गत्यात्मक होता है, यानी परिवर्तनशील। गत्यात्मक का मतलब परिवर्तनशील होता है, यानी कि पर्सनालिटी कभी कभी परिवर्तन भी हो जाती है। किस कंडीशन में, तो इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक तथा बाह्य परिस्थिति परक मांगों के कारण परिवर्तित हो जाता है। यहाँ क्या चीज दिया है, तो इसकी कुछ विशेषताएं, पर्सनालिटी की सब विशेषताएं, कुछ विशेषताएं इसकी आंतरिक मांग तथा बाह्य दोनों मांग, यानी स्थिति के अनुसार जैसी मांग होती है उसके अनुसार उसकी परिस्थिति थोड़ा पर्सनालिटी थोड़ा चेंज हो जाती है। जैसे स्थिति बात बताए थे कि आप किसी अलग पर्सनालिटी के लोग हैं, आपका पर्सनालिटी घर में समाज में कुछ अलग है, लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं, एक ड्रेस में जाते हैं, तो प्रार्थना करते वक्त आप सभी का पर्सनालिटी समान दिखता है, एक जैसा, क्योंकि एक जैसा सीधा खड़ा रहेंगे। या आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है आप लोग का, तो जब आर्मी में ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है, तो उस समय भी जैसा आदेश आपका सीनियर देगा, तो सभी को एक ही दिशा में कार्य करना रहता है, एक ही जैसा, यानी कि उस समय सबको एक ही पर्सनालिटी दर्शानी रहती है ना। तो विशेष स्थिति में ये सब होता है। ठीक है, वो भी विशेष प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसी में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है, यानी कि स्थिति के प्रति ये अनुकूलनशील होता है, यानी परिवर्तित होता है, परिवर्तन हो जाता है इसमें, लेकिन सारे पर्सनालिटी का नहीं, कुछ कुछ का। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, तो व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। यहाँ व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कुछ उपागम दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या, तो व्यक्ति के व्यवहारों में पाई जाने वाली भिन्नता तथा संगति को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए अनेक उपागम एवं सिद्धांत विकसित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ क्या करा कि हर व्यक्ति के व्यवहार में कुछ तो भिन्नता होती है, उसके व्यवहार में, उसके आधार पे भी उसकी पर्सनालिटी को एक तरह से आप जज कर सकते हैं। तो हमको किस किस आधार पे पर्सनालिटी को जज करना है, उसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे, आज का हम लोग यही रहने देते हैं। ठीक है, यही रहने देते हैं, कल यहाँ से हम लोग प्रारूप उपागम जो होता है, प्रारूप उपागम क्या होता है, तो जैसे अभी क्या मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग में हो सकता है 5 लोग एक ही सोच के, एक ही पर्सनालिटी के हो गए, तो 5 लोग तो प्रारूप उपागम में आ जाएंगे ना। आए अलग 5 को भी एक प्रारूप उपागम के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी दोनों लोग का, जैसे 10 लोगों में 5 लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी है और ये 5 लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी है, तो ये भी प्रारूप उपागम के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रारूप यानी 5 का रूप एक जैसा है, और ये भी प्रारूप उपागम के अंतर्गत आ जाएंगे। भले इन 5 का पर्सनालिटी भिन्न है इन 5 से, लेकिन ये 5 आपस में समानता तो रखते हैं ये पर्सनालिटी में। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे प्रारूप उपागम से कल। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम रेगुलर वीडियो लाते रहें और आप लोग की पढ़ाई अपने समय से चलता रहे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।